नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी पुस्तक हिस्ट्री के टॉप 25 एमसीक्यूज। इससे रिलेटेड प्रीवियस पार्ट जो है कि हमारे चैनल पे डाल दिए गए हैं, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी एमसीक्यूज से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न से। दक्षिणा पथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? सातवाहन, कुषाण, चोल, चेर। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा सातवाहन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? भारत, यूनान, यूरोप, चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, चीन, और इसी को आज सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक होते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन प्रशासन की प्रथम इकाई गांव होते थे, नगर नहीं, ग्रामीण स्तर होता था। इसलिए पहला और तीसरा सही होने से सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चोल, चेर, पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं उनकी पहचान कीजिए। पुहार और मदुरै इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे। ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखें। कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ये सही स्पष्टीकरण दिखा रहा है। इसीलिए जो बड़े बड़े जो शासक हुआ करते थे वो बहुत सारे इसके हिस्सों पर अपना कब्जा चाहते थे, जिससे उनको एक नियमित रूप से कर मिल सके, शुल्क मिल सके और उपहार भी मिल सके, और इससे उनका राजकोषीय कोष भी क्या होगा? वृद्धि करेगा। अगले प्रश्न को देखें। कुषाणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण शासक थे। तो ये बात भी सही है, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो अश्वघोष थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसकी पहचान कीजिए। यानी महायान के बारे में ही हमें इस पर विचार करना है। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप में दर्शाई जाती थी, परंतु अब बुद्ध की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी और बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। यानी महायान में जो है कि बुद्ध को एक भगवान का दर्जा दे दिया गया और भगवान के रूप में इनकी मूर्ति बनाई गई और इनकी पूजा अर्चना की जाने लगी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का काल अनुक्रम बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, अगर आप ट्रिक देखना चाहें तो इसकी ट्रिक है फांसी हुई। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा फाहियान, सी से हो जाएगा सिक्यांग, हुई से हो जाएगा ह्वेनसांग और ई से हो जाएगा इत्सिंग। ये चारों ही लोग क्रम से आए हुए हैं। फांसी हुई यानी फाहियान हो गया, फिर सिक्यांग हो जाएगा, फिर उसके बाद ह्वेनसांग और इत्सिंग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु। तो सही जवाब हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न को देखें। भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्गी आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे। भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य देवी या देवता मानव, सिंह, पेड़ या किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वो लोग न तो आडंबर को मानते थे और न ही पूजा पाठ पर बहुत ज़्यादा बल देते थे, बल्कि वो मानव की सेवा यानी मानव भक्ति में ही विश्वास रखते थे।
अगले प्रश्न को देखें। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे का सही जवाब है, यानी स्पष्टीकरण करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। दक्षिणा पथ के स्वामी, ये पहला क्वेश्चन था पिछली वीडियो का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, थर्ड मान लेंगे इसको हम। सातवाहन शासकों को कहा जाता है। मुवेंदार की अगर हम बात करेंगे तो ये चोल चेर पांड्या से संबंधित हैं। और अश्वघोष की बात करेंगे तो इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है, जो कि महात्मा बुद्ध की जीवनी के नाम से जानी जाती है पुस्तक। और बोधिसत्व की बात करेंगे तो ये महायान शाखा से संबंधित है। और स्वयं त्यांग, जो कि सातवाहन चीनी यात्री एक था, क्या था, चीनी यात्री। तो इस आधार पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3, 5, 1, 2, 4। अगले प्रश्न की ओर चलें। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगले प्रश्न की ओर चलें। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त के बारे में ये सूचना प्रदान करता है और इसी को प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। उसने दक्षिणा पथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये जो है कि सही नहीं होगा, क्योंकि समुद्रगुप्त ने क्या किया था, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। अर्थात दक्षिण भारतीय राजाओं को हरा के उनके राज्य वापस दे दिए, केवल यह कह के कि हमारी संप्रभुता स्वीकार कर लीजिए और हमें जो है कि कुछ धन जो है कि दे दीजिए, यानी कि एक टैक्स के रूप में लगातार मिलते रहना चाहिए और आप अपने शासन करते रहिए। तो इसको ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से किसने या किनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा और समुद्रगुप्त के द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी। अगले प्रश्न को देखें। शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? यानी कि शकों को हराने वाला जो व्यक्ति था वो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है शक विजेता। अगले प्रश्न की ओर देखें। कालिदास किसके दरबार में थे? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में नवरत्न थे वहाँ पे कालिदास भी उस नवरत्न में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी हर्षवर्धन। अब बाणभट्ट ने हर्षवर्धन से संबंधित हर्षचरित की रचना की है। अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा वेनसांग। अगले प्रश्न को देखते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोक दिया था? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच में जो है कि एक युद्ध भी हुआ था, जिसकी चर्चा हमें अभिलेखों में भी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? सातवाहन, चालुक्य, पल्लव, चोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मदुरै, एहोल, महाबलीपुरम, वल्लभी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एहोल इनकी राजधानी हुआ करती थी। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस वीडियो का। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, पुलकेशिन प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। और एहोल अभिलेख, जो अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन पहले ही पूछा था, एहोल अभिलेख में जो है कि हर्ष के साथ इनके युद्ध की चर्चा मिलती है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय इसमें बताया गया था और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाते हैं। तो एहोल अभिलेख में ये जानकारी मिलती है और जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। तो ये थे आपके टॉप 25 MCQ जो कि NCERT पुस्तक से संबंधित थे, और इसके 1 से 2 पार्ट और आएंगे। फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी और सिविक्स को भी इसी तरीके से क्लास 6 की कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से हम 12th तक की सभी बुकों को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं चलिए आपको अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।